Hello dear students, I hope you all are fine. Today I am going to cover the chapter In the Kingdom of Fools, chapter number 4, class 9th, CBSE board, book Moments. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story and what happens to them? कहते ये माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की समझ ही नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि वे अपना नुकसान कर रहे हैं, साथ के साथ वो दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। और बहुत जो समझदार लोग होते हैं वही उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस स्टोरी में फूल्स कौन हैं और उनके साथ क्या होता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर idiots. They didn't want to run things like other kings. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night and till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब देखा जाए तो ये स्टोरी जो है, पहली बात तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज़ में से है, मुझे बहुत पसंद है ये स्टोरी, बड़ी एंटरटेनिंग है। अब देखते हैं अगर हम इसको देखें तो स्टोरी के बिगनिंग में ही हमें पता चल जाता है कि जो स्टोरी है वो फूल्स के बारे में है और उनके क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं उनके फुलिशनेस के, उसके बारे में। तो जो राजा है, एक छोटी सी किंगडम है जिसको किंगडम ऑफ फूल्स कहा गया है, उसका एक राजा है, उसके मिनिस्टर्स हैं, सब के सब इडियट्स हैं, ठीक है, मूर्ख हैं सब के सब। और जो राजा है उसने सबको ये बोला हुआ है कि जो दिन है उसको रात मानना है और रात को दिन मानना है। यहाँ तक कि उसने बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किए हैं सारे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हम बोलते हैं प्रजा को, अपनी सारी प्रजा को कि रात को ही आपने अपने सारे दिन वाले काम करने हैं, खेती करनी है, अपने फील्ड्स जो हैं वो प्लो करने हैं तो रात को करने हैं, अपना जो भी काम धंधा करना है रात को करना है, ठीक है। और जैसे ही सुबह सूरज जो है वो राइज़ होता है तो आपने सोने के लिए चले जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। अब कहते हैं कि कोई भी अगर उनको डिसओबे करता है, अब डिसओबे यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, डिसओबे का मतलब होता है कहना ना मानना, ठीक है। कोई भी कहते हैं अगर राजा की बात को डिसओबे करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी डेथ। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर द फियर ऑफ डेथ। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब जो लोग हैं वो तो बेचारे मरना नहीं चाहते, तो डर के मारे वो राजा और उसके मिनिस्टर्स की ये मूर्खता भरी जो बात है उसको मान लेते हैं। और जो किंग है वो मिनिस्टर्स हैं वो डिलाइटेड हो जाते हैं। डिलाइटेड होता है बहुत खुश हो जाना, टू बी वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं, कि उन्होंने जो कहा लोगों ने उसे मान लिया, दिन को रात और रात को दिन मान लिया। One day a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. अब कहते एक दिन वहाँ पे एक गुरु और उनके डिसेपल यानी कि शिष्य, एक गुरु और एक शिष्य उसी किंगडम में, उसी शहर में आते हैं और वो आके देखते हैं कि बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है, दिन है, ब्रॉड डे लाइट है, अच्छी खासी सूरज की रोशनी है, लेकिन नो वन अबाउट, मतलब कोई भी नहीं है वहाँ पे, ना कोई एनिमल है ना कोई पर्सन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुनसान है। Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. अब कहते हैं सब सोए पड़े हैं, यहाँ तक कि किसी चूहे के भी घूमने फिरने की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। स्टर वर्ड दिया हुआ है। वैसे स्टर वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं कि जैसे हम कह रहे हैं हम सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें हम जो कढ़ाई है या जो बर्तन है उसमें हम कड़छी को घुमाते हैं तो हम उसको स्टर करते हैं, किसी भी चीज़ को गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, किसी और चीज़ की हेल्प से, तो हम उसको स्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो माउस जो हैं, जो चूहे इधर उधर जो भागते हैं उसके लिए। तो कहते हैं किसी चूहे तक के भी इधर उधर भागने की आवाज़ नहीं आ रही। और जो कैटल है, जो बफलोज़ हैं, काउज़ हैं और जो एनिमल्स हैं ऐसे, उनको भी ये सिखा दिया गया है, यानी कि उनको ट्रेन कर दिया गया है कि उन्होंने भी दिन में सोना है और रात को जाग जाना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब कहते ये जो दो स्ट्रेंजर्स थे, गुरु और उनके जो डिसेपल यानी कि शिष्य थे, वो बहुत अमेज्ड यानी कि हैरान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेज्ड का मीनिंग ये है, हैरान होते हैं इस बात पे। और जैसे ही, और वेंडर का मतलब होता है घूमना फिरना, ठीक है, इधर उधर रोम करना, फाइन। तो जैसे ही वो वेंडर कर रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं और शाम हो जाती है तो अचानक से पूरा शहर जो है वो उठ जाता है, ठीक है, और अपने रात के जो बिज़नेस हैं वो शुरू कर लेता है।
The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of a rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. अब कहते हैं कि वो दोनों जो हैं गुरु और शिष्य, उनको बहुत भूख लगती है और दुकानें रात के समय खुल जाती हैं, तो वो ग्रॉसरीज़ जो हैं वो बाय करने जाते हैं, यानी कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ राशन की जो चीज़ें हैं वो बाय करने जाते हैं, उसको हम ग्रॉसरीज़ कह देते हैं। ठीक है, जो चीज़ें रिलेटेड टू द किचन, फाइन, खाने पीने की जो चीज़ें हैं नॉर्मल हम उसको कहेंगे। रिलेटेड टू किचन में तो यूटेंसिल्स वगैरह भी आते हैं, वो नहीं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लेने जाते हैं। एंड टू देयर एस्टॉनिशमेंट, अब एस्टॉनिशमेंट का मतलब भी क्या होता है, शॉक और सरप्राइज्ड। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली शॉक ही है। उनको बहुत हैरानी होती है किस बात की, कि वो कुछ भी ख़रीदें, चाहे वो मतलब मेजर ऑफ राइस का मतलब है कि चाहे वो कुछ राइस ख़रीद लें। अब मेजर ऑफ राइस इसलिए लिखा है क्योंकि राइस को हम मेजर करके ही ख़रीदते हैं, काउंट करके नहीं, वो ख़रीद लें। या बंच ऑफ बनानास, बंच होता है गुच्छा, ठीक है, बनानास का एक गुच्छा यानी कि एक डज़न या कुछ 6 बनानास हैं, उनका एक जो गुच्छा है वो बाय करें। हर चीज़ के लिए उनको सिर्फ पैसे कितने देने हैं, सिंगल डूडू, पैसे उनको देने हैं सिर्फ सिंगल डूडू। मतलब कि चाहे 1 किलो चीज़ ले लो, चाहे 10 किलो ले लो, चाहे 1 बनाना ख़रीद लो, चाहे 12 बनानास ख़रीद लो, पैसे देने हैं सिर्फ सिंगल डूडू। अब ये जो रूल है ये भी राजा और उसके इडियट मिनिस्टर्स ने बनाया हुआ है। ठीक है, द गुरु एंड हिज डिसेपल वर डिलाइटेड का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। आप गुरु और शिष्य बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा सस्ता शहर है, 1 डूडू दो और जितना मर्जी खरीद लो। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी। ठीक है, अब डूडू का मतलब क्या है, 1 रुपया, कि सिर्फ 1 रुपये में चाहे जितना खाना खरीद लो, चाहे जितना मर्जी सामान खरीद लो, तो वो बड़े खुश होते हैं इस बात पे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. अब जब वो खाना बना लेते हैं और खा लेते हैं तो गुरु को रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ का मीनिंग होता है एहसास होना। उनको एहसास होता है गुरु को कि ये जो एक शहर है ये मूर्खों का शहर है और यहाँ पे ज़्यादा समय तक रहना एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी सोच नहीं है। There is no place for us. Let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. अब गुरु कहते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जो डिसेपल है वो थोड़ा ग्रीडी होता है, वो सोचता है कि नहीं, यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ चीप है। चीप का मतलब सस्ती है। ठीक है, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। अब जो उसको चाहिए था डिसेपल को वो क्या था, अच्छा और सस्ता खाना। द गुरु सेड, जस्ट अ मिनट बेटे, द गुरु सेड, they are all fools, this won't last very long and you can't tell what they will do to you next. अब गुरु उसको समझाते हैं कि ये पूरा मूर्खों का शहर है, ये शहर ज़्यादा देर चलेगा नहीं और ये किंगडम ज़्यादा देर बस नहीं पाएगी और ये भी नहीं पता कि ये तुम्हें ना कोई हार्म कर दें, अगला तुम्हारे साथ आगे क्या करें ये तुम्हें नहीं मालूम। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom and wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want, I am going, and left. The disciple stayed on, ate his fill. Every day bananas, ghee and rice, wheat, grew fat like a street side's sacred bull. अब जो डिसेपल है, जो शिष्य है, वो गुरु की बात को नहीं सुनता, गुरु के विजडम वाले शब्दों को वो बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, यानी कि उसकी जो ज्ञान की बात है, जो अक्लमंदी की बात है, विजडम हम उसको कहते हैं, जो अकल की बात है उसको वो बिल्कुल भी बात को नहीं सुनता। ठीक है, उसको लालच आ जाता है वहाँ रहने के लिए। अब जो गुरु हैं फाइनली गेव अप होता है हार मान जाना। ठीक है, हार मान जाते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम रह लो, लेकिन गुरु जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो डिसेपल है वो वहीं पे रहता है और एट हिज फिल जो है फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है पेट भरकर खाना। ठीक है, एट हिज फिल, पेट भरकर खाना। हर रोज़ पेट भरकर बनानास खाता है, घी खाता है, राइस व्हीट खा के कहते कि वो इतना मोटा हो जाता है जैसे गलियों में घूमने वाला कोई बुल हो। अब सेक्रेड इन्होंने क्यों बोला है उसको, बुल को सेक्रेड क्यों बोला है, क्योंकि हिंदू मैथोलॉजीज़ में काउज़ और बुल्स को इनको हम सेक्रेड मानते हैं। ठीक है,
One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब कहते हैं कि एक दिन, ब्राइट डे मतलब बहुत अच्छी सूरज की रोशनी चढ़ी हुई थी, ठीक है, सूरज चमक रहा था, एक ऐसा दिन था। और उस दिन क्या हुआ कि एक चोर ने एक अमीर मर्चेंट यानी कि एक ट्रेडर एक मर्चेंट के घर में चोरी करने के लिए वो गया। उसने दीवार में एक होल किया, ठीक है, छेद किया बड़ा सा। स्नीक्ड इन मीन्स वहाँ से उसने वो अंदर चला गया, ठीक है, वहाँ से देखा और वहाँ से फिर वो अंदर चला गया, ठीक है। एंड उसने अपना लूट का जो सारा सामान था वो लेकर जैसे ही वो घर से बाहर आने लगा तो घर की जो दीवार है वही गिर गई और उसके सिर पर ही गिर गई और उसको चोट लगी और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट मीन्स उसी समय वहीं उसकी जो है डेथ हो गई उस चोर की। His brother ran to the king and complained, "Your Highness, when my brother was pursuing his Asian trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this justice." अब कहते हैं कि जो वो चोर होता है उसका जो भाई होता है वो राजा के पास जाता है और उसको राजा को कहता है योर हाईनेस। अब हाईनेस वर्ड हम किसी बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव पर्सन के लिए या राजा या रानियों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो उसको एड्रेस करता है और कहता है कि योर हाईनेस कि मेरा जो भाई है वो अपना एक एशियंट ट्रेड, एशियंट यानी पुराना काम, पुराना धंधा जो था उसका वो परस्यू कर रहा था। परस्यू होता है कंटिन्यू करना, ठीक है, उसी को फॉलो करना, कंटिन्यू करना। वो कंटिन्यू कर रहा था अपना एक पुराना एशियन ट्रेड, ठीक है। अब वो एशियन ट्रेड एक्चुअली में क्या है, चोरी करना, ठीक है। और कहता उसके ऊपर जो है वॉल है वो गिर गई और उसकी डेथ हो गई। और ये जो मर्चेंट है इसको मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर केस करना चाहता हूँ क्योंकि इसको अपने घर की जो दीवार है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, अच्छी तरह से बनाना चाहिए था। ये रॉन्ग डूअर है, इसने गलती की है, दीवार को वीक बना के इसको पनिश करिए और फैमिली को कंपनसेट करिए। कंपनसेट होता है नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। तो फैमिली को वो कहता कि फैमिली की नुकसान की भरपाई कीजिए, हमारी फैमिली का नुकसान हुआ है, हमारे भाई की डेथ हो गई है, इस पर्सन की वजह से हुई है क्योंकि इसने घर की दीवार अच्छे से नहीं बनाई थी और वो उस पर गिर गई। तो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें कंपनसेट करो, हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हो गया उसकी भरपाई करो। The king said, "Justice will be done, don't worry," and at once summoned the owner of the house. अब जो किंग है वो कहता बिल्कुल तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी समय वो जो घर का मर्चेंट मालिक है, ठीक है, जो मर्चेंट है उसके लिए वो सम्मन भेज देता है। सम्मन वर्ड हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। सम्मन का मतलब होता है लीगल नोटिस भेजकर किसी को कोर्ट में बुलाना, ठीक है। तो वो कहता कि हम उसको अभी बुलाएंगे। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." "Were you at home when the dead man burgled your house?" "Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him." ठीक है। अब उससे क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता है राजा, उस मर्चेंट को कोर्ट में बुलाता है, उसका नाम पूछता है, फिर उसको पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में ऐसे चोर आया था और उसकी ऐसे डेथ हो गई। वो कहता हाँ जी, दीवार उस पर गिर गई और उसकी ऐसे डेथ हो गई। बर्गल वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, उसका मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, चोरी करना, जिससे बगलर वर्ड बना है यानी कि चोर। तो वो कहता है कि हाँ जी ऐसा हुआ है। द accused pleased guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. You have to punish. अब राजा कहता है कि तुम्हारी गलती प्रूव हो गई, मतलब तुमने ये बात मान ली, अब तुम कौन हो, एक्यूज्ड हो। एक्यूज्ड यानी गुनाहगार हो और प्लीड गिल्टी का मतलब तुमने अपना गिल्ट मान लिया है, ठीक है, कि तुमने मान लिया कि तुम्हारे घर की दीवार उसके ऊपर गिरी है, तुमने एक पर्सन का मर्डर कर दिया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। लॉर्ड said the helpless merchant, "I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him." अब मर्चेंट आगे से कहता है कि सरकार मैंने वो वॉल नहीं बनाई, ठीक है, वो वॉल तो जो मैसन था, जिस पर्सन ने बनाई थी। अब मैसन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है जो मिस्त्री होते हैं, ठीक है, जो घर बनाते हैं उसको मैसन बोलते हैं, फाइन। तो कहता है उसको पनिश करिए, उसने गलत वॉल बनाई, उसने वीक वॉल बनाई है, उसको पनिश करो।
Who is that, my lord? This wall was built in my father's time. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. अब मर्चेंट कहता है कि सर राजा जी कि ये जो दीवार है ये तो मेरे पापा के टाइम की, मेरे फादर के टाइम की बनी हुई है, कि मैं तो उस टाइम छोटा था, लेकिन मुझे पता है कि किसने बनाई है. अब वो पर्सन बहुत ओल्ड हो गया लेकिन पास में ही रहता है. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब राजा उससे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, उसको बांध बूंद के बेचारे बुजुर्ग को ले आते हैं और वो कहता है कि हाँ जी मैंने दीवार बनाई थी. तो राजा कहता है कैसी दीवार बनाई थी, कितनी वीक थी, किसी के ऊपर गिर गई, उसकी डेथ हो गई, तुमने मर्डर किया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिलेगी. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your order. It's true I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. अब वो जो पर्सन है, वो जो मैसन है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये ट्रू है कि मैंने वो वॉल बनाई. ठीक है. एग्जीक्यूशन, पहले राजा कहता है कि राजा उसके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर देने लगता है. एग्जीक्यूशन वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है किसी को जान से मार देना, लेकिन लीगली मारना. ठीक है, लीगल ऑर्डर से उसको मार देना. जैसे हमारी कंट्री में अब तो नहीं है, पहले कैपिटल पनिशमेंट थी जिससे हैंग कर दिया जाता था पर्सन को. ठीक है, फांसी दी जाती थी, उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं. लेकिन अब वो बंद हो चुकी है और बहुत सारी कंट्रीज़ में एग्जीक्यूशन जो है वो बंद है, उसकी जगह उम्र कैद हो जाती है. अब राजा जो है वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे, उससे पहले वो जो पुअर ब्रिकलेयर किसको बोला गया है, मैसन को, मिस्त्री को, जिसने वो घर बनाया, वो प्लीड करता है. प्लीड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना. ठीक है, वो रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज़ लिसन टू मी. वो कहता है इससे पहले कि आप मुझे मेरे एग्जीक्यूशन का, मुझे जान से मारने का ऑर्डर दें, मेरी बात को सुनिए. ये सच है कि वो मैंने दीवार बनाई और सच है कि अच्छी नहीं बनाई, लेकिन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिमाग उस समय ठिकाने पे नहीं था. मतलब ठिकाने पे नहीं था मीन्स कि मैं कुछ और सोच रहा था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब वो जो ब्रिकलेयर है, जो मैसन है, वो कहता है कि मेरा ध्यान एक लड़की की तरफ था. वो उसको डांसिंग गर्ल कह के बुलाता है क्योंकि उसको उसका नाम नहीं पता. वो कहता है उसके पैरों में एंकलेट्स थी. एंकलेट्स होती हैं पाजेबें. ठीक है, उसने एंकलेट्स पहनी हुई थी, पाजेबें पहनी हुई थी और वो जिंगल कर रही थी. जिंगल मीन्स पाजेबों की आवाज़ को बोला गया, साउंड वर्ड है. ठीक है, वो कहता है उसकी पाजेबों की आवाज़ आ रही थी. वो बार बार गली में अप एंड डाउन मीन्स आ जा रही थी. ठीक है, गली में वो बार बार आ जा रही थी. तो उसकी जो पाजेबों की आवाज़ है उसकी तरफ वो कहता है मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, तो मेरा दीवार को बनाने में ध्यान नहीं था. तो यहाँ मैं गिल्टी नहीं हूँ, गिल्टी वो डांसिंग गर्ल है और मुझे मालूम है वो कहाँ रहती है. You are right. The case deepened. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer where she is. अब आगे से राजा कहता है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच बात है. अब जो केस है वो और ज़्यादा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. डीपन्स यहाँ मतलब है और गहरा हो जाता है. और वो कहता है कि भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो जजमेंट देना बड़ा मुश्किल है. चलो अब उस डांसर को पकड़ के लेकर आओ. द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट. अब कहते वो जो डांसिंग गर्ल है अब वो ओल्ड वुमन हो चुकी है. जब हम किसी सिंगुलर में इस वर्ड को यूज़ करते हैं एक लेडी के लिए तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, बोलते हैं वुमन. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेडीज़ हों, प्लूरल में यूज़ करते हैं तो फिर होती है विमेन. ठीक है, सो वो कहते हैं उस ओल्ड वुमन को लाओ. एंड शी केम ट्रैम्बलिंग. ट्रैम्बलिंग होता है कांपते हुए, शिवरिंग. कांपते हुए वो कोर्ट मीन्स दरबार में आ जाती है राजा के. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So, you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and so distracted him, so he built a bad wall. अब वो कहती है हाँ जी मैं गली में आ जा रही थी, मेरी पाजेबें छनक रही थी. तो राजा कहता है कि तुम्हारी पाजेबों की वजह से ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गया. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटक जाना, कि तुम यंग थी, सुंदर थी और तुम्हारी पाजेबों की आवाज़ आ रही थी. तो ये जो मैसन है इसका ध्यान भटक गया और इसने एक बहुत बेकार वॉल जो है वो बना दी. ठीक है,
It has fallen on a poor bugler and killed him. You have killed an innocent man. You'll have to be punished. अब वो कहता कि वो जो बैट बॉल थी वो एक पुअर बगलर के ऊपर गिर गई. बगलर मैंने आपको पहले भी बताया है, बगलर का मतलब है चोर. ठीक है, बगलर चोर के ऊपर गिर गई. और वो कहता कि एक इनोसेंट मैन जो है वो उसकी डेथ हो गई. अब इसको इनोसेंट नहीं बोलना, इनोसेंट बोलना है, इनोसेंट. ठीक है, उसकी डेथ हो गई. अब राजा देखा जाए किसको इनोसेंट बुला रहा है, चोर को ही इनोसेंट बुला रहा है. तो कहता कि वो डांसिंग गर्ल को कहता कि अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That's why when this bricklayer saw me, it's not my fault, my lord, it's the damn goldsmith's fault. अब वो भी कहती कि सर एक मिनट रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए कि ये मेरी गलती नहीं है. मैं गली में ऊपर नीचे आ तो रही थी, लेकिन इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने जो गोल्ड स्मिथ है यानी कि जो सुनार है, जो ज्वेलर है, उसको ज्वेलरी बनने के लिए दी थी, वो मुझे बहाने मार रहा था. ठीक है, लेज़ी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल एक एब्यूजिव वर्ड है. ठीक है, फाइन. तो वो कहती कि वो मुझे बड़ा लेज़ी था, स्काउंड्रल था, अच्छा नहीं था, मुझे बहाने मारी जा रहा था, अब आना, थोड़ी देर बाद आना, तब बना दूंगा, तब बना दूंगा. तो वो कहती कि मुझे तो डजन्स ऑफ टाइम्स, डजन्स ऑफ टाइम का मतलब मैनी टाइम्स. ठीक है, वैसे डज़न का मतलब होता है 12, यहाँ पे डज़न का मतलब है मैनी टाइम्स. कहती बहुत बार मुझे बार बार उस गली में से आना जाना पड़ा और इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा और ख़राब दीवार बना दी. अब कहती ये मेरी गलती नहीं है, ये तो वो डैम गोल्डस्मिथ की फॉल्ट है. डैम मीन्स वो बेकार आदमी, मतलब उसकी गलती है. फॉल्ट मीन्स मिस्टेक. पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is हाइडिंग एट वंस. अब राजा कहता है ओ पुअर थिंग. किसको कहता है? डांसर को. वो कहता है ये तो बच गई, एब्सोल्युटली राइट, कि ये बिल्कुल सही है, बेचारी बेचारी. कहता अब सारे एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, वेइंग का मतलब, वेइंग द एविडेंस मीन्स, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ्स, कि सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए. ये तो बॉलीवुड मूवीज़ का परमानेंट डायलॉग था पहले. ठीक है, तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए वो कहता है कि हमें अपना असली गुनाहगार यानी कि कल्प्रिट, असली गुनाहगार मिल गया है और वो है वो सुनार. ठीक है, कहते जहाँ भी वो हाइडिंग मीन्स छुपा हुआ है, उसको पकड़ के लेकर आओ. The king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब कहते हैं कि जो राजा के बेलिफ हम बोलते हैं ऑफिसर्स को, ऐसे ऑफिसर जो पर्सनस को ऐसे कोर्ट में लेकर आते हैं या किसी की प्रॉपर्टी जो है उसको ज़ब्त करते हैं, ऐसे वाले जो काम करते हैं उसको हम बेलिफ्स कहते हैं. अब कहते हैं जो किंग के बेलिफ थे उन्होंने उस सुनार को ढूंढा. वो अपनी दुकान के ही एक कॉर्नर में छुपा हुआ था. ठीक है, क्योंकि व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जैसे ही उसको अपने अगेंस्ट, एक्यूजेशन होते हैं जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, एक्यूजेशन का मतलब होता है जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे उसने वो सुने, तो उसके पास खुद की एक कहानी थी सुनाने के लिए, जैसे सब ने अपनी अपनी कहानी सुनाई. My lord, I'm a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before. I finished the rich merchant's order and they had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब वो कहता कि सर मैं ये मानता हूँ कि मैंने इस लेडी को बार बार अपनी शॉप में बुलाया, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने किसी का काम पकड़ा हुआ था, रिच मर्चेंट था, उनके घर पे शादी थी, मैंने पहले उनका ऑर्डर ख़त्म करना था. और आपको पता है कि ये जो रिच लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं जिनमें सब्र नहीं होता, मतलब इनको बड़ी जल्दी होती है हर चीज़ की. तो उस मर्चेंट ने जल्दी मचाई हुई थी कि पहले मेरा काम करके दो, और बीच में ये गर्ल भी बार बार आई जा रही थी अपने काम के लिए, तो मुझे बार बार इसको कहना पड़ रहा था कि बाद में आना. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall? अब वो कहते हैं, राजा कहते हैं कि कौन है वो रिच मर्चेंट, मुझे बताओ, जिसकी वजह से ये जो बेचारी लेडी है इसका काम तुमने लेट कर दिया, इसको बार बार बुलाया शॉप पे, और इसकी वजह से जो ब्रिकलेयर था, जो मैसन था, वो बेचारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका माइंड जो है वो भटक गया और पूरी दीवार जो वो मैस हो गई, यानी बेकार दीवार बनी.
ठीक है, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम। और कहता वही दीवार आज एक इनोसेंट यानी कि एक मासूम इंसान के ऊपर गिर गई। ठीक है, मासूम अगेन मैं बता दूं कि वो उस चोर को कह रहा है, और उसकी डेथ हो गई। तो कहता बताओ मुझे उस रिच मर्चेंट का नाम क्या है। द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब जैसे ही सुनार उस मर्चेंट का नाम बताता है तो वो मर्चेंट कोई और नहीं होता, वो उसी घर का एक्चुअल ओनर यानी एक्चुअल मालिक होता है। फाइन, एक्चुअल मालिक होता है उस घर का ओनर, यानी कि जो आज मर्चेंट वहाँ खड़ा हुआ है वो उसी का फादर होगा। ठीक है, नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब कहता अब न्याय हुआ, अब देखो न्याय घूम के वहीं आ गया, फुल सर्कल यानी पूरी बात घूमकर वहीं आ गई। राजा सोचता है फिर वापस उसी मर्चेंट के ऊपर, उसी फैमिली मर्चेंट की फैमिली के ऊपर। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." अब फिर दोबारा से बड़ी रूडली, ठीक है, उसके लिए सम्मन जाते हैं, उस मर्चेंट को दोबारा से लाया जाता है। वो रोने लग जाता है, वो कहता है कि सर ये मेरी गलती नहीं है, मेरे फादर ने उस समय इतने साल पहले ज्वेलरी ऑर्डर की थी, उनकी तो डेथ हो चुकी है और मैं तो एक इनोसेंट पर्सन हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. अब वो क्या कहता है, राजा जो है अपने मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ कंसल्ट करता है यानी सलाह मशवरा करता है। ठीक है, एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और एक रूल डिसाइसिवली मीन्स एक डिसीज़न ले लेता है, और डिसीज़न लेके वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम्हारे फादर मर्डरर थे, उनकी अब डेथ हो चुकी है, तुम उनके बेटे हो, तुमने सब कुछ उनसे इनहेरिट किया है। इनहेरिट होता है विरासत में लेना, कि तुम्हें सब कुछ उनसे विरासत में मिला है, चाहे वो उनके रिचेज़ यानी कि उनकी जायदाद हो, चाहे उनके पाप हों। तो तुम एक क्रिमिनल फादर के क्रिमिनल बेटे हो। और कहता है जैसे ही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं समझ गया था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की रूट यानी कि जड़ हो, तो तुम्हें ही मरना चाहिए। ठीक है।